नमस्कार दोस्तों, मैं भावना यादव आप सभी का स्मृति एकेडमी द्वारा आयोजित स्वयं मंथन भाग 9 में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, जब नारी में है शक्ति सारी तो क्यों कहें हम सब उसे बेचारी। हमारी आज की वक्ता बहुत ही खास हैं, जितना खास हमारा आज का टॉपिक है। ममता शर्मा जी, जो बहुत बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, वह एक सशक्त समाज सेविका हैं। आपके निर्देशन में महिला कल्याण एवं उत्थान हेतु अनेक शिविर आयोजित किए जाते हैं। समाज सेविका होने के साथ मीडिया जैसे दूरदर्शन व अन्य माध्यमों से समाचार वाचिका, उद्घोषिता एवं अभिनेत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करती रहती हैं। प्रतिभा की धनी होने पर उनको विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आप विमेन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। बिजनेस एमिनेंस अवार्ड, नारी शक्ति पुरस्कार, बेस्ट एलिगेंट पर्सनालिटी अवार्ड, बेस्ट कुकिंग के लिए भी आपको अवार्ड प्राप्त हो चुका है। समाज सेविका के रूप में आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। निःशुल्क शिक्षा एवं बालकों का पोषण इत्यादि क्षेत्र में भी विशिष्ट सेवा हेतु आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए अपनी एक सशक्त वक्ता को नारी शक्ति के ऊपर अच्छा सा हमें समझाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए सब हम आमंत्रित करते हैं ममता शर्मा जी को। ममता जी, ओवर टू यू। आज गुरु पूर्णिमा की शुभ पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कविता के माध्यम से मैं अपनी भाषा का शुभारंभ करना चाहूंगी कि तू खुद की खोज में निकल किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, की बेड़ियां निकाल के बना ले इनको शस्त्र तू। जब चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी जला, जब चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उस क्रूरता की जाल को, तू आरती की लो नहीं तो युद्ध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा, जो तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। इसलिए महिला शक्ति का परचम दिखाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अब हम बात करें महिला सशक्तिकरण की। पहले तो ये जाने सशक्तिकरण क्या है, सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य है। सशक्तिकरण से, सशक्तिकरण का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति की वह योग्यता जिससे कि वो अपने जीवन के जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकते। अब महिला सशक्तिकरण में भी हम इसी योग्यता की बात करेंगे कि महिलाएं अपने जीवन के जुड़े सभी निर्णय परिवार समाज के बंधन से मुक्त होकर स्वयं ले सके। महिला, हमारे ग्रंथों में भी महिला की शक्ति को मानते हुए यहाँ तक लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आज उसको सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। आज भी सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। सशक्तिकरण महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनके स्वयं के निर्णय लेने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, नहीं तो चारों तरफ सिर्फ हाहाकार होगा। जब एक पुरुष शिक्षित होता है, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है, पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। हमने सुना है, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को सक्षम भी बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को सक्षम भी बनाओ, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको अपने पैरों पर खड़ा करो ताकि वो किसी की मोहताज न रहे। जब एक बेटी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनती है तो पूरे समाज को एम्पावर्ड करती है। आवाज आ रही है?
तो जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे समाज को एम्पावर्ड करती है, पूरे समाज को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती है। तो जब जिन फिजिकल चैलेंजेस से एक महिला पूरी जिंदगी गुजारती है, अगर आदमी को सोचना भी पड़ जाए तो पसीने आ जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम मेंटेन रहें और हर सिचुएशन का डट कर सामना करें, घबराए नहीं हम लोग। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जब हम बाहर जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो हम जूते चप्पल पहन के जाते हैं ताकि वो कंकड़ पत्थर हमें चुभे नहीं। जूते चप्पल पहन के जाते हैं ताकि वो कंकड़ पत्थर हमें चुभे नहीं। लेकिन सोचिए अगर हमारे जूते चप्पल में ही कंकड़ पत्थर आ जाए तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते, हम हमारे अंदर की कमजोरी से घबराते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाना है, आगे बढ़ना है। जिंदगी एक संघर्ष है, लाइफ एक संघर्ष है, हमें आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। विल पावर से एक हमें अपने आप को बिजी रखना है। जब हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा। पहले तो हम अपने आप को टटोले की हमारे अंदर क्या है, हम किसी न किसी क्रिएटिव काम में अपने आप को बिजी रखें कि हमारी क्या विल पावर है, क्या हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, क्या हम कर सकते हैं। और जब हम बिजी रहने लग जाएंगे तो हम खुद अपने आप को बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे। खुद से प्यार कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, बहुत अद्भुत चीज है। देखिए जो भी चीज शुरू होती है उनसे खुद से शुरू होती है और खुद पे खत्म होती है। चाहे कुछ भी, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे उसका सॉल्यूशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे खुशी हो, सेल्फ से शुरू होती है और सेल्फ पे खत्म होती है। हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो भी हैप्पीनेस की है। हम टेंशन में जाते हैं, हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो भी हैप्पीनेस की, हम टेंशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को जानते ही, हमारा खुद से अलाइनमेंट ही नहीं है। जब हमारा खुद से अलाइनमेंट ही नहीं है, आप देखिए गाड़ी के टायर है, जब उनका अलाइनमेंट नहीं होता तो जहां उनको 50,000 किलोमीटर चलना है वो 20,000 किलोमीटर पे ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो क्या होगा, जब हमारा खुद से अलाइनमेंट नहीं होगा तो हम भी अंदर से खत्म हो जाएंगे। इसलिए खुद को जानो, खुद को समझो, खुद की शक्ति को पहचानो। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ खुद के बारे में ही सोचो, लेकिन खुद के बारे में भी सोचो, खुद से मोहब्बत करो। आप में से, हम में से कई लोगों ने प्लेन का सफर किया है, तो हम उसमें देखते हैं एक एयर होस्टेज, जब भी एक एयर होस्टेज अनाउंस करती है कि जब भी इमरजेंसी आए मास्क नीचे आएगा तो पहले खुद को लगाना है, बाद में दूसरों की मदद करनी है। वो ऐसा क्यों कहती है? वो ऐसा इसलिए कहती है कि वो जानती है कि जब आप खुद की मदद करेंगे तो आप 10 से 10 लोगों की मदद करेंगे, लेकिन अगर आप खुद की मदद नहीं कर पाएंगे तो दूसरों लोगों की मदद कहाँ से करेंगे। इसलिए खुद को पहचानिए, खुद को हेल्थी रखिए, खुद को फिट रखिए, खुद को मेंटेन रखिए। जब आप खुद को हेल्थी रखेंगे, खुद को फिट रखेंगे, खुद को मेंटेन रखेंगे तो परिवार की भी मदद करेंगे, समाज की भी मदद करेंगे, तो परिवार की भी मदद करेंगे, समाज की भी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारी हिस्से की खुशियां हमारा इंतजार करती हैं, बस हमारी कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। अब हम बात करें, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबेन, उसके बारे में सब जानते हैं। उन्होंने कितना संघर्ष किया, उस जमाने की बात है, आज तो सारी फैसिलिटीज है, उस जमाने में डॉक्टर की पढ़ाई भी यहाँ नहीं होती थी। और उन्होंने अपने बच्चे की मौत के 14 दिन बाद ये तय किया कि वो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएगी। कितना मुश्किल था, परिवार से लेके समाज का विरोध करना। महज उनकी, उस समय हम बात करें 18वीं शताब्दी की, जब महिलाओं की बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, बाल विवाह हो जाता था, महिलाएं 4 दीवारी में रहती थी, घर से बाहर नहीं जा पाती थी। और आज का समय है, आज हमारे देश की महिलाओं की गिनती देश में आधी आबादी के रूप में की जाती है। आज महिलाएं घर से निकलकर, घर के पर्दे 4 दीवारी से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। चाहे विज्ञान का क्षेत्र ले लो, चाहे शासन का क्षेत्र ले लो, हर जगह महिला अपना परचम लहरा रही है। लेकिन हम उस समय की बात करें 18वीं शताब्दी की, जब डॉक्टर आनंदीबेन की उम्र 9 साल की थी, जब उनका विवाह हो गया था।
9 साल की उम्र में उनका विवाह अपने से 20 साल बड़ी उम्र के गोपाल राव के साथ हुआ। उन्होंने जब वो माँ बनी तो महज उनकी उम्र 14 साल की थी। वो माँ बनी, बहुत खुश थी वो, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ 10 दिन में छिन गई। किसी बड़ी बीमारी के कारण 10 दिन के अंदर उनके बेटे की मृत्यु हो गई और उनको बहुत दुख हुआ और उनको ये सदमा, इस सदमे से वो टूट गई। और जो ये सदमा था बेटे को खोने का, ये उनका टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब वो किसी भी बच्चे की ऐसे में मौत नहीं होने देगी और वो डॉक्टर बनेगी। लेकिन समाज और परिवार का इतना विरोध था कि एक समाज कभी नहीं चाहता था कि एक हिंदू महिला विदेश जाकर पढ़ाई करे, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था। वो कहती थी कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करनी नहीं, मैं नौकरी करने की इच्छा से अमेरिका नहीं जाना चाहती, मैं अपने देश की जान बचाना चाहती हूँ, अपने देश के बच्चों की जान बचाना चाहती हूँ, अपने देश में जो असमय मौत हो रही है मैं उनको बचाना चाहती हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और उनके इन दृढ़ निश्चय के आगे समाज की एक न चली और वो 7 समुद्र पार पढ़ाई करने के लिए गई। उन्होंने विदेश में जाके पढ़ाई की और फिर बाद में आनंदीबेन, डॉक्टर आनंदीबेन बनकर आई और उनको देश की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन फिर हमारी देश की महिला महज 22 साल की उम्र में आनंदीबेन टीबी की बीमारी का शिकार हुई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसलिए दुनिया की कोई भी कामयाबी इस बात की मोहताज नहीं है कि आप औरत हैं, इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है और आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं। तो अब हम क्या कर गुजरने को आप तैयार हैं। महिला बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत शक्ति होती है, वो सब कुछ कर सकती है। महिला चाहे तो एक पत्थर से पानी निकाल सकती है। महिला आज की महिला बहुत ताकत है, आज की महिला में बहुत शक्ति है। मैं यही कहूंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं दिल से सम्मान करना चाहती हूँ उस महिला का जिसकी वजह से इस पूरे विश्व का वजूद है, जिसकी वजह से इस पुरुष प्रधान समाज का वजूद है, जिसकी वजह से हमारे देश को, आज हमारे देश की आप महिलाओं को देखिए वो कहां से कहां पहुंच गई है, कैसे हमारे देश को गौरव प्राप्त हो रहा है। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, दुनिया में ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं जिसे नारी कर नहीं सकती। तो महिला, हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। आज की नारी हर काम में आगे है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने लगी है। आज की नारी जग जागृत नारी है और 21वीं सदी की नारी सुखदमयी सदी की नारी है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं धन्यवाद देती हूँ अजय जी को, भावना जी को। उन्होंने आज की सशक्त प्रकरण पर मुझे अपने भाव रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू ममता जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कविता के जरिए हमारी सशक्त नारियों के बारे में बताया और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ जो भी आपने पॉइंट्स बोले। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ और रिसेंटली मैं ये देख रही हूँ कि हमारी कॉर्पोरेट दुनिया में भी इस चीज पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि वुमेन को 50-50% मौका दिया जाए। हमारी कंपनीज में भी, आई से मैं जिस कंपनी से आती हूँ वहां पे इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि लेडीज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आए और उनको इक्विवेलेंट राइट्स मिले, उनको किसी भी तरीके के जेंडर बाइस का सामना ना करना पड़े। नायल से हमारे जो मैनेजमेंट है वो इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल के समय में जहां हम लोग बहुत ज्यादा पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, वहां पे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। स्पेशली जब जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ उसमें भी जब ऐसा हो रहा है तो देख के बहुत अच्छा लगता है।
तो थैंक यू ममता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, स्पेशली आप बीमार हैं उसके बावजूद आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी, थैंक यू अजय जी। अजय। थैंक यू ममता जी। अब मेरी कल से आपसे बात हो रही है, मुझे पता है आपकी तबीयत काफी खराब थी, फिर भी आप आई, थैंक्स अ लॉट। पर मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, शायद आज का मेल भी बहुत समझ रहे हैं, सब मेल्स की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, शायद आप सब समझ रहे हैं और सबको मालूम है विदाउट लेडीज कुछ भी नहीं हो सकता। और सबकी तरफ से भरोसा दिलाता हूँ, हम लोग सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं और आपके चीजों को सही में महिला सशक्तिकरण पे सब लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू ममता जी। थैंक यू एवरीवन। आपसे विदा लेने से पहले मैं अपना अगला स्वयं मंथन का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रैकिंग फियर कोड, और इस टॉपिक में जो वक्ता हमारे साथ होंगी वो है मेघा डड्डा जी, एंड शी इज बुक राइटर ऑल्सो। तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आत्मविश्वास भरा सेशन होने वाला है। प्लीज हमारे साथ जुड़िए नेक्स्ट सेशन में। Once again, thank you, Mamta ji, for taking your time out. Thanks a lot.